नमस्कार। आज हम एक ऐसे खास तरल पदार्थ पर बात करने वाले हैं जो हमारे शरीर के कंट्रोल सेंटर यानी कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को नहलाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ। जी हाँ, सीएसएफ। ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेहत का कह सकते हैं कि एक आईना है। बिल्कुल। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माइक्रोबायोलॉजी से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, ग्रामस्टेन। ग्रामस्टेन, हाँ ये नाम तो सुना है। बेसिक होता है शायद। बेसिक है, लेकिन सीएसएफ के मामले में बहुत बहुत जरूरी। ये सबसे पहला और तेज तरीका है पता लगाने का कि सीएसएफ में बैक्टीरिया हैं या नहीं। अच्छा। और सिर्फ हैं या नहीं ये भी नहीं, बल्कि वो दिखते कैसे हैं, उनकी शक्ल क्या है, गोल है, रॉड जैसे हैं। अच्छा। और उनका ग्राम रिएक्शन क्या है, मतलब वो बैंगनी रंग पकड़ते हैं या गुलाबी, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। इससे क्या पता चलता है? इससे डॉक्टर को फौरन अंदाजा लग जाता है कि किस तरह का बैक्टीरिया हो सकता है। ये हैं कुछ कॉमन बैक्टीरिया के जो मेनिंजाइटिस करते हैं। हाँ, नीसेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल, जैसे नीसेरिया है वो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है, मतलब गुलाबी रंग के जोड़े में गोल बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई है, बैंगनी जोड़े में गोल। ये जानकारी पहली एंटीबायोटिक चुनने में मदद करती है जब तक कल्चर रिपोर्ट नहीं आती। अरे वाह, मतलब रिपोर्ट आने से पहले ही एक्शन शुरू। ये तो बड़ा काम का है। अच्छा, ग्राम स्टेन के अलावा एक और नाम है ज़ेडन स्टेन, ज़िहिल नीलसन। ये क्या चीज है? ज़ेडन स्टेन, हाँ, ये एक स्पेशल स्टेन है। एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं ऐसे। ये उन बैक्टीरिया के लिए है जिनकी सेल वॉल थोड़ी मोम जैसी होती है, वो ग्राम स्टेन ठीक से नहीं लेते। अच्छा। जैसे टीबी का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर किसी को टीबी वाला मेनिंजाइटिस है तो सीएसएफ में इस बैक्टीरिया को ढूंढने के लिए ज़ेडन स्टेन करते हैं। हाँ, तो ये टीबी का जासूस वाला स्टेन है। हाँ, कह सकते हैं। ये उन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को गुलाबी या लाल दिखाता है। समझ गया। अब मान लीजिए स्टेन में कुछ दिखा या नोट्स कहते हैं कि प्रोटीन या सेल काउंट भी बढ़े हुए हैं, तो फिर सीएसएफ कल्चर की बात आती है। इसकी सेंसिटिविटी 90% लिखी है, ये तो काफी अच्छी है। जी हाँ, 90% काफी अच्छी सेंसिटिविटी है, खासकर अगर एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले सैंपल लिया गया हो। कल्चर को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। स्टेन तो बस इशारा देता है, कल्चर में हम बैक्टीरिया को लैब में उगाते हैं, ग्रो करते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये पक्का पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, बिल्कुल सटीक पहचान। और सिर्फ पहचान ही नहीं, हम ये भी टेस्ट करते हैं कि उस पर कौन सी एंटीबायोटिक असर करेगी, कौन सी नहीं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, AST कहते हैं। अच्छा, ताकि सही दवा दी जा सके। बिल्कुल, सही इलाज के लिए ये बहुत जरूरी है। वार्निंग है, बोल्ड में लिखी है कि सैंपल को लैब भेजने से पहले फ्रिज में कभी नहीं रखना। ये थोड़ा अजीब है, आमतौर पर तो सैंपल ठंडे में ही रखते हैं ना। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है और सीएसएफ के लिए खास है। वजह ये है कि कुछ बैक्टीरिया जैसे वो नीसेरिया मेनिंजाइटिस जिसका हमने जिक्र किया, वो बेचारे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। फ्रिज के 4 डिग्री सेल्सियस पर वो मर सकते हैं। अरे हाँ, अब सोचिए, मरीज को इन्फेक्शन है, पर सैंपल फ्रिज में रखने से बैक्टीरिया मर गए। लैब में कल्चर लगाया, कुछ उगा ही नहीं, तो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। बिल्कुल, नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी, जबकि इन्फेक्शन है। इससे इलाज में देरी हो सकती है या गलत दिशा में जा सकता है। कितना खतरनाक हो सकता है। बाप रे, ये तो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। छोटी सी गलती और इतना बड़ा असर। जी, इसलिए सीएसएफ सैंपल को रूम टेम्परेचर पर रखकर जितनी जल्दी हो सके लैब पहुंचाना चाहिए। सही है। तो ये हुई माइक्रोबायोलॉजी की बात। अब आते हैं केमिकल जांच पर। नोट्स में कई सारी चीजों की नॉर्मल वैल्यू दी हैं। प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, लंबी लिस्ट है। हाँ, लिस्ट तो है। ये सब मिलकर सीएसएफ की केमिस्ट्री बनाते हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन का शक होता है, खासकर मेनिंजाइटिस का, तो 2 चीजें सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं, प्रोटीन और ग्लूकोज। नोट्स भी इन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। प्रोटीन और ग्लूकोज, ठीक है। नॉर्मल प्रोटीन कितना होता है? 15 to 45 mgdl। जी, 15 से 45 mgdl, बहुत कम होता है नॉर्मल सीएसएफ में। और ग्लूकोज? वो हमारे ब्लड ग्लूकोज का करीब 60-70% होता है। यानी करीब 40 से 80 mgdl। हाँ, लगभग।
अब इन्फेक्शन में इन दोनों में गड़बड़ होती है। में प्रोटीन के अंदर भी एक खास चीज पर जोर है, ग्लोबुलिन। जी लिखा है कि नॉर्मल सीएसएफ में ये बहुत कम होता है, पर इन्फेक्शन पकड़ने में बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? हाँ, ग्लोबुलिन की कहानी दिलचस्प है। देखिए, हमारे खून और दिमाग के बीच ना एक दीवार है, ब्लड ब्रेन बैरियर। BBB कहते हैं। हाँ, सुना है। ये एक तरह का फिल्टर है। बड़ी चीजों को, जैसे प्रोटीन को, आसानी से खून से सीएसएफ में नहीं जाने देता। ग्लोबुलिन भी प्रोटीन है। और इसी ग्लोबुलिन में हमारी इम्यून सेना यानी एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी आती हैं। नॉर्मली ये सीएसएफ में ज्यादा नहीं पहुंच पाती। तो फिर इन्फेक्शन में कैसे बढ़ जाती हैं? दो बातें होती हैं। पहली, जब इन्फेक्शन होता है, दिमाग में सूजन आती है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर लीक करने लगता है। अच्छा, कमजोर पड़ जाता है। हाँ, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, तो खून से ग्लोबुलिन रिस्क सीएसएफ में आ जाते हैं। और दूसरी बात जो और भी जरूरी है, कभी-कभी शरीर सीधे सीएसएफ के अंदर ही एंटीबॉडीज बनाने लगता है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। दिमाग के अंदर ही? जी हाँ, इसे इंट्राथेकल सिंथेसिस कहते हैं। तो बढ़ा हुआ ग्लोबुलिन या तो लीकेज का साइन है, या फिर नर्वस सिस्टम के अंदर इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने का। मतलब इम्यून सिस्टम एक्शन में है, ये पक्का है। बिल्कुल, दोनों ही सूरतों में ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की तरफ इशारा करता है। नोट्स में कुछ बीमारियों के नाम भी हैं जिनमें ग्लोबुलिन बढ़ता है। हाँ, नोट्स कुछ सीरियस कंडीशंस बताते हैं, जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस तो है ही, फिर सेरेब्रल मलेरिया, जब मलेरिया दिमाग तक पहुंच जाए, अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस यानी स्लीपिंग सिकनेस, और कुछ तरह के पैरालिसिस जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इन सब में या तो इन्फेक्शन है या इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी। काफी गंभीर बीमारियां हैं ये तो। अच्छा, इस ग्लोबुलिन को टेस्ट करने के लिए नोट्स में एक पुराना सा टेस्ट लिखा है, पैंडी मेथड। ये नाम बड़ा अजीब है, पैंडीज मेथड। ये कैसे काम करता है? नाम दिलचस्प है, पर तरीका बड़ा सीधा है। पैंडी का रिएजेंट होता है फिनॉल का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पानी में फिनॉल का घोल। इसका सिद्धांत यह है कि फिनॉल जो है वो ग्लोबुलिन के साथ रिएक्ट करके उसे घोल से बाहर निकाल देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है। अच्छा, तो जब सीएसएफ की कुछ बूंदें पैंडी रिएजेंट में डालते हैं, अगर सीएसएफ में ग्लोबुलिन ज्यादा है तो वो फिनॉल से मिलकर घोल को धुंधला, मतलब टर्बिड बना देता है, दूधिया सा। प्रक्रिया भी आसान लग रही है। नोट्स में लिखा है 1 ml रिएजेंट लो, 2-3 बूंद सीएसएफ डालो, मिलाओ मत और तुरंत देखो। बिल्कुल, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है या नहीं, या फिर सेमी क्वांटिटेटिव कह सकते हैं। अगर धुंधलापन आता है तो उसकी डिग्री नोट करते हैं, ट्रेस 1+, 2+, 3+, 4+। जितना ज्यादा धुंधला उतना ज्यादा ग्लोबुलिन। ये तो बड़ा सिंपल है। क्या ये आज भी यूज होता है? अब तो सीधे प्रोटीन नापने के तरीके होंगे ना? सवाल अच्छा है। आजकल बड़ी लैब्स में तो सीधे टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और जरूरत पड़ने पर खास इम्यूनोग्लोबुलिन भी नाप लेते हैं। वो ज्यादा सटीक तरीके हैं। पैंडी टेस्ट उतना सेंसिटिव या स्पेसिफिक नहीं है, बस एक मोटा अंदाजा देता है। पर हाँ, जहाँ रिसोर्सेज कम है या एक फटाफट स्क्रीनिंग टेस्ट चाहिए, वहाँ शायद आज भी ये काम आता हो। ऐतिहासिक महत्व तो है ही इसका। समझ गया। अच्छा, प्रोटीन हो गया। दूसरा केमिकल था ग्लूकोज। नॉर्मल था 40-80 mgdl। इन्फेक्शन में इसका क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, खासकर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, सीएसएफ ग्लूकोज अक्सर कम हो जाता है, कभी-कभी बहुत कम। कम क्यों हो जाता है? सीधी सी बात है, बैक्टीरिया को भी तो एनर्जी चाहिए बढ़ने के लिए, और इन्फेक्शन से लड़ने आई हमारी कोशिकाएं जैसे न्यूट्रोफिल्स, वो भी ग्लूकोज इस्तेमाल करती हैं। तो एक तरह से बैक्टीरिया और हमारी इम्यून सेल्स दोनों मिलकर सीएसएफ का ग्लूकोज खा जाते हैं। अरे, मतलब वो ग्लूकोज पर पार्टी कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए जब सीएसएफ में प्रोटीन बहुत बड़ा हुआ मिले, ग्लोबुलिन ज्यादा हो और साथ में ग्लूकोज बहुत कम हो, तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का क्लासिक पैटर्न माना जाता है। ये तो बड़ा लॉजिकल कनेक्शन है। अच्छा, क्या वायरल इन्फेक्शन में भी ग्लूकोज कम होता है? आमतौर पर नहीं। वायरल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज या तो नॉर्मल रहता है या हल्का सा कम होता है, बैक्टीरियल जितना कम नहीं। हाँ, प्रोटीन थोड़ा बढ़ सकता है वायरल में भी, पर बैक्टीरियल जितना ज्यादा नहीं। तो ये पैटर्न, ज्यादा प्रोटीन कम ग्लूकोज मतलब शायद बैक्टीरियल, हल्का प्रोटीन नॉर्मल ग्लूकोज मतलब शायद वायरल, ये फर्क करने में मदद करता होगा। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा क्लू है डॉक्टर के लिए, क्योंकि दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है। कमाल है, सिर्फ 2 केमिकल वैल्यूज से इतना बड़ा इशारा मिल जाता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे, इन नोट्स से ये साफ है
कि CSF की जांच कितनी डिटेल जानकारी देती है। माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग से पहली पहचान मिलती है, ग्राम स्टेन, ZN स्टेन। हाँ, वो बैक्टीरिया की झलक दिखाते हैं। फिर कल्चर, जिसकी सेंसिटिविटी भी अच्छी है 90%, वो कंफर्म करता है और बताता है कि कौन सी दवा काम करेगी। और वो हैंडलिंग वाली बात, फ्रिज में नहीं रखना है, ये बहुत ज़रूरी सबक है। बिल्कुल। और केमिकल जांच में प्रोटीन और ग्लूकोज हीरो हैं। ग्लोब्यूलिन का बढ़ना मतलब इम्यून सिस्टम जागा हुआ है या BBB लीक कर रहा है। पैंडी टेस्ट उसका एक पुराना तरीका है। और ग्लूकोज का कम होना मतलब बैक्टीरिया दावत उड़ा रहे हैं। हाँ, ये सब चीज़ें स्टेन, कल्चर, प्रोटीन, ग्लूकोज और साथ में सेल्स की गिनती भी होती है CSF में, जो इन नोट्स में शायद नहीं है। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। सही में सोचना भी अजीब लगता है कि हमारे दिमाग और स्पाइन के चारों तरफ घूमने वाला ये पानी जैसा तरल पदार्थ, उसकी बस कुछ बूंदें हमारी सेहत के इतने गहरे राज बता सकती हैं। हाँ, खासकर जब कोई इन्फेक्शन हो। सचमुच। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना। ये नोट्स तो हमें आज के स्थापित तरीकों के बारे में बताते हैं, पर CSF तो हमारे नर्वस सिस्टम के इतना करीब रहता है कि हम भविष्य में इससे और भी कुछ जान पाएंगे। जैसे क्या हम इसके और बारीक केमिकल बदलावों को पकड़कर अल्जाइमर्स, पार्किंसंस जैसी बीमारियों को बहुत जल्दी पकड़ सकेंगे, या शायद मेंटल हेल्थ से जुड़ी चीजों के बायोमार्कर मिलें इसमें, पता नहीं। ये तरल पदार्थ लगता है अभी भी इसने बहुत से राज छुपा रखे हैं, जिनके खुलने का शायद हमें इंतजार करना होगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।